दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आनंद राज और आप देख रहे हैं द राजनीतिक टाइम्स का हमारा खास एपिसोड जियोपॉलिटिकल अपडेट्स। जैसा कि आप सभी लगातार न्यूज चैनल्स पर देख रहे हैं कि रसिया और यूक्रेन का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच कई और जियोपॉलिटिकल अपडेट्स आए हैं जो मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा और उन्हीं खबरों पर आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज का जो पहला जियोपॉलिटिकल अपडेट है वो ये है कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब जापान को अमेरिका के साथ एक परमाणु समझौता कर लेना चाहिए, जिसके तहत अमेरिका कुछ परमाणु हथियार जापान को दे ताकि जब जापान को जरूरत पड़े तो जापान अपने जरूरत के अनुसार उन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सके। इसके बाद दूसरा अपडेट निकल कर आया है रसिया से, जहां रसिया ने यूक्रेन पे अटैक करने के बाद अब फिनलैंड और स्वीडन को धमकी दी है कि अगर तुमने भी नेटो ज्वाइन करने का कोशिश किया तो तुम्हारा भी हश्र वही होगा जो आज यूक्रेन का हो रहा है। इसके अलावा एक तीसरा अपडेट भी है। तीसरा अपडेट जुड़ा है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अभी हाल ही में रसिया गए थे। उन्हें उम्मीद थी कि रसिया से उन्हें तकरीबन $2 बिलियन का लोन मिल जाएगा। अब लोन तो नहीं मिला, लेकिन लोन के बदले 55 मिलियन का फाइन अमेरिका ने जरूर पाकिस्तान के एक बैंक पर लगा दिया है और पाकिस्तान की हालत कुछ ऐसी ही हो गई है कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 4 आना। इसके अलावा एक और अपडेट यह भी निकल कर आया है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री से बात की है और कहा है कि यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में हमें मदद करो। तो आज के इस वीडियो में इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत से शुरू करते हैं। दोस्तों पहली जो खबर है वो थोड़ी चौंकाने वाली है। चौंकाने वाली खबर इसलिए है क्योंकि जापान पहली बार अमेरिका से यह कह रहा है कि हमें अब परमाणु हथियार दो और हम इन हथियारों का इस्तेमाल अपने सुविधा अनुसार करेंगे। जब हमें लगेगा कि हम पर खतरा है तो हम इन हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। और यह खबर इसलिए भी जरूरी है दोस्तों क्योंकि कहीं ना कहीं आज अमेरिका की जो हालत है इसको लेकर दुनिया में एक संशय बना हुआ है कि क्या अमेरिका अपने साथियों की, अपने एलाइज की मदद करेगा या समय आने पर अमेरिका धोखा दे देगा। अब ऐसे सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि हाल के दिनों में अमेरिका ने 2 बार अपने साथियों को धोखा दिया है। पहला धोखा दिया अफगानिस्तान में। अमेरिका ने कहा कि हम अफगानिस्तान के सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वो तालिबान से लड़ सके, लेकिन जैसे ही अमेरिका अफगानिस्तान से पुल आउट करता है तालिबान ने तुरंत ही पूरे के पूरे अफगानिस्तान को टेक ओवर कर लिया और अमेरिका बस देखता ही रह गया। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने यूक्रेन के साथ भी कुछ ऐसा ही किया है। यूक्रेन को पहले तो कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, हर वक्त तुम्हारे साथ रहेंगे, हर तरीके से तुम्हारी मदद करेंगे, और जब रसिया ने इन्वेड कर दिया तो अब अमेरिका बस बाहर से मदद करने की बात कह रहा है और सेना भेजने के नाम पर साफ तौर पर मना कर चुका है। और यही कारण है कि आज जापान को भी ऐसा लग रहा है कि यूं तो अमेरिका और जापान के बीच में एक ट्रीटी है जिसके तहत यह कहा गया है कि अगर जापान पर अटैक होता है तो उस अटैक को अमेरिका पर अटैक माना जाएगा, लेकिन फिर भी जापान के पॉलिटिकल क्लास के मन में कहीं ना कहीं ये बात घर कर चुकी है कि क्या होगा अगर अमेरिका ऐन वक्त पर धोखा दे देगा जिस तरह से उसने यूक्रेन और अफगानिस्तान में दिया है। और यही कारण है कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे अब ये कह रहे हैं कि एक प्रॉपर न्यूक्लियर एग्रीमेंट अमेरिका के साथ साइन कर लेना चाहिए ताकि अमेरिका से कुछ न्यूक्लियर वेपन्स अब हम अपने पास ला करके रख सकें। अब दूसरी खबर रसिया से है। रसिया ने यूक्रेन पर अटैक करने के बाद अब फिनलैंड और स्वीडन को धमकी दिया है कि अगर तुमने भी नेटो ज्वाइन करने का सोचा तो तुम्हारा भी यही हश्र होगा जो आज यूक्रेन का हो रहा है। अब इसे समझते हैं कि आखिर यह धमकी रसिया ने क्यों दिया है। दरअसल स्वीडन और फिनलैंड इन दोनों की सीमाएं रसिया से लगती है और दोनों यूक्रेन के पास के ही देश हैं। अब जब रसिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो स्वीडन और फिनलैंड के मन में यह डर आना स्वाभाविक है कि कहीं यूक्रेन के बाद रसिया स्वीडन और फिनलैंड पर भी अटैक ना कर दे, और इसलिए स्वीडन और फिनलैंड कहीं ना कहीं इस बात पर विचार कर रहे थे कि उन्हें भी अब नेटो ज्वाइन कर लेना चाहिए। लेकिन रसिया की चेतावनी के बाद स्वीडन और फिनलैंड दोनों ही देशों ने साफ कर दिया है कि वे दोनों न्यूट्रल थे और न्यूट्रल ही रहेंगे, वे नेटो को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। अब अगर स्वीडन और फिनलैंड के विषय में देखें तो स्वीडन और फिनलैंड ये दोनों ही देश हाईली डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में आते हैं और फिनलैंड को तो दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना जाता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड रैंक 1 पर आता है। लेकिन रसिया ने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली फिनलैंड को यह कह दिया है कि अगर तुमने नेटो ज्वाइन करने का सोचा
तो तुम्हें मोस्ट हैप्पीएस्ट नेशन से सीधे मोस्ट सैडेस्ट नेशन में तब्दील कर देंगे। खैर, इस धमकी का असर भी हुआ है और अब ये दोनों ही देश नेटो ज्वाइन करने का मन त्याग चुके हैं। तो दोस्तों, अगली खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हाल ही में विंटर ओलंपिक्स के दौरान चाइना गए थे। चाइना में उनका कितना सम्मान हुआ ये तो आप सभी ने देखा ही होगा। चाइना जाने के बावजूद भी उन्हें एक अलग कमरे में बिठाया गया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे बात की गई। वहां पर हुई बेइज्जती भी कम नहीं थी कि अब वो दोबारा से कटोरा लेकर रसिया पहुंच गए। दरअसल इमरान खान को उम्मीद ये था कि चाइना से उन्हें तकरीबन $3 बिलियन का लोन मिल जाएगा और रसिया से तकरीबन 1.5 से 2 बिलियन डॉलर का लोन वो किसी ना किसी तरह से निकाल लेंगे ताकि उनका देश का खर्चा चलता रहे। पर चाइना ने भी लोन नहीं दिया और रसिया ने भी लोन नहीं दिया। अब इमरान खान और पुतिन की जो मीटिंग हुई है, मैं चाहता हूं कि आप इन तस्वीरों को देखें। और अब मैं जो आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, ये मीटिंग है पुतिन और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों की। दोनों ही तस्वीरों को देख करके आपको यह समझ आ रहा होगा, एक तरफ जहां इमैनुअल मैक्रों से मीटिंग के समय एक प्रॉपर टेबल लगाया गया था और आराम से बैठ करके बात हो रहा था, वहीं इमरान खान को इस तरह का कोई वेलकम गेस्चर नहीं दिया गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इमरान खान और पुतिन की इस आधे घंटे लंबे चली मीटिंग में लगभग पूरा समय सिर्फ पुतिन ही बोलते रहे और इमरान खान चुपचाप सुनते रहे। वहीं इस मीटिंग के बाद अमेरिका की तरफ से भी एक बयान आया जिसमें अमेरिका ने कहा है कि उनकी नजर पाकिस्तान पर है। इसके अलावा अमेरिका ने पाकिस्तान की सरकारी बैंक नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की न्यूयॉर्क की शाखा पर $55 मिलियन का फाइन लगाया है। आरोप यह लगाया गया है कि यह बैंक मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व था। अब मनी लॉन्ड्रिंग यहां बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी लॉन्ड्रिंग इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दुनिया में कहीं पर भी अगर मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है तो FATF तुरंत एक्टिव हो जाता है। और कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों कि आने वाले साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर आप देखेंगे कि जिस तरह से पाकिस्तान रूस और चाइना के हाथों में खेल रहा है, अमेरिका इस पर बहुत हैवी सैंक्शंस लगाने वाला है और 2 साल के अंदर पाकिस्तान आपको FATF की ब्लैक लिस्ट में दिखेगा। और जिस दिन ऐसा हुआ हो उस दिन पाकिस्तान की करेंसी बिल्कुल फ्री फॉल मोड पर होगी। वैसे अभी तो लगातार पाकिस्तान की करेंसी धीरे धीरे गिर रही है, पर FATF की ब्लैक लिस्ट में जाने के बाद यह करेंसी लगातार गिरती चली जाएगी। अब दोस्तों, चौथा और आखिरी जो अपडेट है वो है यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की तरफ से। जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया है और कहा है कि यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की मीटिंग में हमारे पक्ष में वोट करो। अब आप पूछ रहे होंगे कि एक वोटिंग तो अभी हो चुकी है। तो दोस्तों, ये जो अभी यूनाइटेड नेशन में वोटिंग हुई है, ये वोटिंग हुई थी सिक्योरिटी काउंसिल में। यहां सिर्फ 15 मेंबर हैं और यहां रसिया का वीटो पावर भी है। इसका मतलब यह कि अगर सारे देश रसिया के खिलाफ भी वोट कर देते तब भी रसिया इसे वीटो कर लेता। लेकिन इस बार जो वोटिंग रसिया के खिलाफ होगा वो होगा यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में। और जनरल असेंबली की वोटिंग में नियम यह है कि सभी 193 देश वोट करते हैं और हर एक देश के वोट का वैल्यू होता है। इसमें वीटो नहीं किया जा सकता है, ना अमेरिका वीटो कर सकता है और ना ही कोई अन्य देश। अब देखना यह है कि भारत इस बार किसका मदद करता है। क्या इस बार भी भारत पिछली बार की तरह एब्सटेन करता है वोटिंग पर, या इस बार भारत रसिया के खिलाफ वोट करता है। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो रिजोल्यूशन इस बार यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में लाया जा रहा है, इसे पेश कर रहा है यूरोपियन यूनियन। तो एक बात तो तय है कि यूरोपियन यूनियन के सभी देश रसिया के खिलाफ वोट करने वाले हैं। अब सवाल उठता है कि इंडिया, चाइना और अफ्रीकन कंट्रीज किसके पक्ष में वोट करेगी। तो जहां तक मेरा अंदाजा है, इंडिया इस बार भी एब्सटेन करेगा, चाइना भी एब्सटेन करेगा और चाइना के इन्फ्लुएंस में जितने भी साउथ अफ्रीकन कंट्रीज हैं उस पर चाइना दबाव बनाएगा कि वो सब भी इस वोटिंग को एब्सटेन करें या रसिया के पक्ष में वोट करें। वहीं गल्फ देशों में आज भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है क्योंकि वो सभी रसिया के साथ तेल के व्यापार में शामिल हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जब यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग हो रहा था उस वक्त भी सऊदी अरब ने एब्सटेन किया था, रसिया के खिलाफ वोट नहीं किया था, क्योंकि ये सभी देश जो तेल का उत्पादन करते हैं वो रसिया के साथ मिलकर तेल की कीमतों को नियंत्रित करते हैं। ऐसे में यदि रसिया के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगते हैं तो तेल की कीमतों को नियंत्रित करने में बहुत सारी समस्याएं आ सकती है। तो गल्फ कंट्रीज किसके तरफ वोट करेगा ये भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा।
इसके अलावा जो एक सबसे बड़ी अपडेट है वो है स्विफ्ट बैन की। इस स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम बैन के विषय में एक अलग से वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, जिसमें मैं डिटेल में इस बात को समझाने का प्रयास करूंगा कि आखिर स्विफ्ट बैन से एक्चुअल में रशियन इकोनॉमी को कितना नुकसान हो सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।